एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस क्लास को। तो बेसिकली लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्या हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम केकुले थ्योरी। फिर हम लोगों ने देखा था कैसे क्या हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम रेजोनेंस थ्योरी। और फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्या हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, है ना। तो ये तीनों टाइप की चीजें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस की थी। इसी के कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एरोमेटिसिटी होती क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिसिटी के लिए रूल कौन सा होता है, और एरोमेटिसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपने इस बढ़िया से क्लास को। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। कि ये जो एरोमेटिसिटी होता है, ये एरोमेटिसिटी क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल्स है। जो रूल्स एरोमेटिसिटी के ओबे करेंगे वही कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, और जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी के रूल्स को ओबे नहीं करेंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहेंगे। तो आपको ये चीज दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी के रूल्स को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक रहेगा, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो एरोमेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब अपन को प्रेडिक्ट करना है कि बेसिकली कोई कंपाउंड अगर मैं आपको दे दूं तो आप कैसे पहचान लोगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि वो कंपाउंड को देख के आप बता देंगे कि हाँ 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 ये एरोमेटिक है, हाँ 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 ये एरोमेटिक नहीं है। ऐसे थोड़ी हम देख के बता सकते हैं। अपने आंखों में टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप थोड़ी लगाए कि हम लोगों ने देख के बता दिया कि ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, या हम भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, ये नहीं है। तो अपन को बेसिकली उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स चाहिए, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो सारी चीजों को ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड देखो क्या है। सबसे पहला रूल ये है, कंपाउंड जो भी है आपका, अ कंपाउंड और दी मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की आप बात कर रहे हो, शुड बी, सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि जो भी आपका कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने ये बताया कि आपका जो भी कंपाउंड में बात करती हूँ वो साइक्लिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, वो प्लेनर होना चाहिए, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और शुड फॉलो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हकेल रूल। 4n+2 इलेक्ट्रॉन हकेल रूल उसने फॉलो करना चाहिए, तभी जाके कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहेगा। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी रहेगा जब ये चारों के चारों कंडीशंस वो ओबे करता है, जब वो चारों के चारों कंडीशंस को फॉलो करता है। पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड आपके साइक्लिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक मतलब वो पूरा रिंग फॉर्म में होना चाहिए, पूरा साइक्लिक होना चाहिए, कहीं से भी वो ओपन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा क्लोज फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो भी एटम है वो एक प्लेन में लाई करने चाहिए। सारे के सारे जो एटम है वो एक प्लेन में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे आ रहा है, सारे के सारे एटम एक प्लेन में आ जाने चाहिए। मतलब ही आपका जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ से कार्बन एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मुझे समझ गया कि साइक्लिक मतलब क्या होता है, ठीक है, मुझे ये भी समझ गया कि प्लेनर मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझा कि कार्बन एटम जो आपने sp2 हाइब्रिडाइज बताया इसका मतलब क्या है। आप रट्टा थोड़ी मारेंगे कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना है, रट्टा थोड़ी मारेंगे। वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कैसे क्या sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब देखो क्या होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है भाई कि आप जिस भी कार्बन की बात कर रहे हो ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट देखो कैसा होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए।
ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ रहा है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो चीज़ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को समझा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, sp3d2 क्या होता है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। मैंने आपको शेप पढ़ाए थे, बॉन्ड एंगल पढ़ाए थे, ज्योमेट्री पढ़ाई थी, सब कुछ अपन चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो एक बार जाके देख लो। एक क्लास पूरा मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे लिया था, क्योंकि अगर मैं अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाने लग गई तो अपन को एक क्लास पूरा 1 घंटे का उसी में जाएगा, और ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में वो हो चुका है ना। तो आप एक बार देख लो तो आपको समझ जाएगा कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कैसा है। यहाँ पे एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब कार्बन कैसा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। एंड शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जरा इधर देखना, एकदम ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से। सबसे पहले अपन लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल देखो मैं कौन सा डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले अपन लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं बेंजीन का। ये है आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर, और आपको बेंजीन की पूरी कहानी बतानी है। सेकंड वाला जो कंपाउंड अपन लोग लेंगे वो लेंगे नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले ये है आपका बेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन, और इसका नाम है नेफ्थलीन। तो मैंने ये दोनों कंपाउंड को लिखा। अभी मुझे बताना है कि जो बेंजीन है क्या वो एरोमेटिक नेचर का है या वो एरोमेटिक नेचर का नहीं है। पहला पॉइंट मुझे ये बताना है, और सेकंड पॉइंट मुझे ये बताना है कि नेफ्थलीन जो मैंने लिया है वो एरोमेटिक है या नहीं है, ये हमको बताने का है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या बेसिकली हम लोग ये सब कुछ करने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देख लो कि सबसे पहले क्या ये आपको साइक्लिक फॉर्म में दिख रहा है, येस और नो। साइकिल मतलब क्या ये आपको ओपन दिख रहा है? नहीं। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा है? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्लोज है, मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में। हाँ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जाके वो एरोमेटिक रहेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो कंपाउंड भी एरोमेटिक नहीं रहेगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म में। हाँ, चलो आगे बढ़ते। अब आपको चेक करना है कि ये प्लेनर है या नहीं है। तो इधर देखो, यहाँ पे सारे के सारे एटम जो है वो एक प्लेन में लाई करते हैं। सारे के सारे एटम एक प्लेन में है, तो ये आपका प्लेनर भी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आपको चेक करना था कि ये साइक्लिक है या नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक साइकिल के फॉर्म में, मतलब ये साइक्लिक नेचर का है। सेकेंड पॉइंट, सारे के सारे एटम प्लेन में, तो ये प्लेनर भी है। अब तीसरा पॉइंट आपको ये डिस्कस करना है कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। देखो यहाँ पे भी ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे नो डाउट एक हाइड्रोजन तो आने वाले, हर तरफ एक ना एक हाइड्रोजन तो आएगा ही। वो दिखाओ नहीं दिखाओ, आपको समझ जाना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही। अब जरा ये देखो, अगर आप ये कार्बन को देखते हो तो इसने डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। अगर कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे देखो, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, 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 एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो मतलब सारे के सारे कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है ना। तो पूरा का पूरा कंपाउंड साइक्लिक भी है, पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर भी है, और हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। अब 3 कंडीशन तो हो गई। अपन को कौन सी कंडीशन चेक करना है? 4th कंडीशन को। जरा इधर चेक करना। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जरा इधर देखो, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको टोटल दिख रहे हैं 3 पाई बॉन्ड, मतलब ही 3 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पे आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहे हैं भाई 3 डबल बॉन्ड। सभी को यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। पहला डबल बॉन्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड और थर्ड डबल बॉन्ड।
मैं सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ। तो ये हुआ मेरा पहला डबल बॉन्ड, ये हुआ सेकंड डबल बॉन्ड, ये हुआ मेरा थर्ड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? डबल बॉन्ड का मतलब ही होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को आप पाई बॉन्ड भी बोल सकते हो। चलो और आगे बढ़ते। 4n + 2 इक्वल्स टू, देखो एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हुआ आपका एक पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, पाई बॉन्ड मतलब ही डबल बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितना होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 पाई बॉन्ड मतलब 3 डबल बॉन्ड का मतलब कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 डबल बॉन्ड मतलब ही 3 पाई बॉन्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो आगे बढ़ते। 4n = 6, ये 2 जब इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +2 बन जाएगा -2। तो 4n = 4। तो n का वैल्यू कितना आएगा? 4/4, मतलब ही n का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे n एक इंटीजर है, और अगर n एक इंटीजर होता है मतलब ये आपका कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक नेचर का है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या बतानी है? सबसे पहली कंडीशन जो आप चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। सेकेंड कंडीशन आप चेक करेंगे कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है। थर्ड कंडीशन आप चेक करेंगे कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको फोर्थ कंडीशन को भी चेक करना है, जो कि है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कहना मुझे ये है कि यहाँ पे आपका n का वैल्यू अगर एक इंटीजर आता है, जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, तो वो कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो करेगा। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है तो वो कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगर हकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करना है और चेक करना है। अगर n का वैल्यू इंटीजर आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो वो कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो करेगा और वो एरोमेटिक रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा भाई? यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपका n का वैल्यू 1 आ रहा है और 1 एक इंटीजर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो है ये कंपाउंड फॉलो करता है हकेल रूल को। ये कंपाउंड हकेल रूल को फॉलो करता है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये आपके कौन से नेचर का है? ये वाला कंपाउंड है आपके एरोमेटिक नेचर का, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग नेफ्थालीन। अगर मैं नेफ्थालीन की बात करूँ तो नेफ्थालीन में ज़रा चेक करना क्या ये साइक्लिक है? ये आपको साइक्लिक फॉर्म में दिख रहा है, कहीं से भी ओपन नहीं है, तो हाँ भाई ये साइक्लिक है। फिर आपको चेक करना है कि क्या ये प्लेनर है? तो सारे के सारे एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, देखो ना, सारे के सारे एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हाँ ये प्लेनर भी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कार्बन एटम के नेचर को कि क्या कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। तो ज़रा देखना इधर, हम लोग सबसे पहले तो हर तरफ हाइड्रोजन को लगा देते हैं, तो जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने हर तरफ हाइड्रोजन को लगा दिया। अब जरा चेक कर लो, हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? हर एक कार्बन ने बनाया एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल 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 बॉन्ड। हर एक जगह पे वही है, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, मतलब ये सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज नेचर के। 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, हर जगह पे वही वाला सिस्टम है, मतलब हर जगह पे इस टाइप का कार्बन आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जॉइंट पे हर तरफ क्या है? हर तरफ आपके कार्बन एटम है, हर एक जॉइंट पर यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नेचर के भी है। अब आपको क्या चेक करना है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब ये हकेल रूल आपको चेक करना है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, जरा ध्यान देना यहाँ पे। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब जरा इधर देखो, यहाँ पे आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टोटल 5 पाई बॉन्ड और 5 डबल बॉन्ड, ठीक है। 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, देखो ना, 1, 2, 3,
4 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब 5 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। अब एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितना होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कितना होगा 4। ध्यान से देखना, एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 5 पाई बॉन्ड का मतलब कितना होगा 5 2 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। एक पाई बॉन्ड मतलब ही एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक का मतलब 2, तो 5 का मतलब कितना होगा 10। यहाँ पे आएगा 4n+2। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जब +2 इधर से इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा -2, और 10 - 2 कितना होता है 8, तो 4n = 8, तो n = 8/4, तो n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आएगा 2। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या चेक किया कि ये जो है ये n एक इंटीजर है, मतलब ये भी फॉलो करता है हकेल रूल को, और अगर ये हकेल रूल को फॉलो करता है तो आपका जो कंपाउंड है नैफ्थलीन जो दिया है वो भी कौन से नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का है। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। ले लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले 2 और एग्जाम्पल्स को। चलिए सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने थर्ड वाले एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम लोगों ने बेंजीन और नैफ्थलीन चेक किया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पिरिडिन को। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं पिरिडिन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं पिरिडिन को। ये है आपका पिरिडिन। पिरिडिन के बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके साइक्लोहेप्टाट्राइन को। इसको बोलते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइन। और हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका एंथ्रासीन। ठीक है, चलिए देखते हैं ये तीनों एग्जाम्पल्स को कि बेसिकली एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले अपना वही काम आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है। तो आप जरा चेक करो, ये एक साइकिल के फॉर्म में है, तो हाँ ये कंपाउंड साइक्लिक है। फिर आप चेक करेंगे क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, तो देखो भाई सारे के सारे एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हाँ ये वाला कंपाउंड प्लेनर भी है। अब आप जरा चेक करो क्या यहाँ पे हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन लगाने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या आपको चेक करना है। चलो जरा चेक करना। तो यहाँ पे जो एक कार्बन है वो 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी जरा चेक करो, ये जो कार्बन है ये 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन भी 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो अगर कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाता है तो आपका वाला कार्बन कैसे नेचर का रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज। देखो जरा, यहाँ पे भी कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड। अगर कार्बन ने 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाया तो वो sp2 हाइब्रिडाइज नेचर का है, मतलब सारे के सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज भी है। अब आपको चेक करना है हकेल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू। अब जरा यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना तो आप लोगों को सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि यहाँ पे आपको टोटल कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, मतलब ये आपको टोटल 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और आप उसको 3 डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं या 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितना होगा, 3 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4n+2। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, 4n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 - 2 मतलब ही 4, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 4/4 मतलब ही 1। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिल रहा है ये क्या है, ये एक इंटीजर है, और अगर इंटीजर आता है तो वो फॉलो करेगा आपके हकेल रूल को। और अगर कोई भी कंपाउंड
ऊपर की तीनों कंडीशन और हकेल रूल को फॉलो करता है तो वो वाला जो आपका कंपाउंड रहेगा वो कैसे नेचर का रहेगा, वो कंपाउंड आपका रहेगा एरोमेटिक नेचर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइन को। इसका नाम साइक्लोहेप्टाट्राइन कैसे आया पहले वो भी देख लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन दिख रहे हैं 7, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेप्टा, क्योंकि 7 कार्बन मतलब हेप्टा होता है। ये साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए मैंने लिखा साइक्लो। और यहाँ पे आपको 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। जब भी डबल बॉन्ड आता है तो आप उसको इन बोलते हो, बट आपको डबल बॉन्ड 3 बार दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, ट्राई इन, साइक्लोहेप्टाट्राई इन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है क्या ये साइक्लिक नेचर का है, हाँ साइकिल के फॉर्म में है। फिर आपको चेक करना है क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, तो सारे के सारे आइटम प्लेन में है, हाँ भाई सारे के सारे आइटम प्लेन में भी है, मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक नेचर का भी है, ये कंपाउंड प्लेनर भी है। अब तीसरी कंडीशन को चेक करते हैं, क्या इसमें सारे के सारे कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, तो आपको अभी चेक करना है sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन है या नहीं है। यू हैव टू चेक हियर कि sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन है या नहीं। तो जरा ध्यान से देखना, ये कार्बन जो है, पहले मैं सब जगह पे हाइड्रोजन को लगा देती हूँ। तो भाई हर एक जगह पे मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया। अब जरा चेक करो, ये वाले कार्बन ने 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड को बनाया, हर एक जगह पे वैसे ही है। बट अगर आप ये जगह पे देखते हो तो ये वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन मेरी क्या है, कार्बन एटम में 1 डबल बॉन्ड बनाना चाहिए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, तभी जाके वो sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। अगर कार्बन एटम 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं रहेगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये कार्बन एटम ने एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, तो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। और मैंने क्या बोला था कि अगर चारों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं रहेगा। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है। और अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं तो वहाँ पे वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहेगा। तो ये जो कंपाउंड रहेगा ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंथ्रासिन को। जरा चेक करना क्या ये कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है, तो हाँ भाई साइकिल है तो साइक्लिक नेचर का है। फिर आप चेक करेंगे क्या ये कंपाउंड प्लेनर है क्या, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सारे के सारे आइटम एक प्लेन में है, तो हाँ ये कंपाउंड प्लेनर भी है। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। आपको चेक करना है कि क्या इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है या नहीं है। तो जरा देखना इधर, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि हर एक कार्बन एटम कैसे कर रहा है, जरा देख लो। पहले मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि हर एक कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 1 डबल बॉन्ड, हर जगह पे देख लो हर एक कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 1 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 1 डबल बॉन्ड, हर तरफ वैसे ही है। हर एक कार्बन एटम 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 1 डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी है। अब थर्ड कंडीशन भी फॉलो हो गई, तो अपन कौन सी कंडीशन की तरफ जाएंगे, फोर्थ वाली कंडीशन की तरफ। चलिए डिस्कस करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। आप लोग जरा देखो और ध्यान से देख के मुझे बताओ यहाँ पे आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड दिख रहे, मतलब ही आपको यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड दिख रहे, 7 पाई बॉन्ड दिख रहे, क्योंकि 7 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा इधर देखना, एक डबल बॉन्ड मतलब ये एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 7 का मतलब कितना होगा 14, क्योंकि 7 2 कितना होता है 14 इक्वल्स टू 4n+2। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 14 - 2, ये +2 जब इधर से इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 14 - 2 कितना होता है 12, n का मतलब 12/4 मतलब ही 3, तो n का वैल्यू आया है आपका 3। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये जो n है ये एक इंटीजर है, और अगर नंबर इंटीजर आता है तो वो फॉलो करता है हकेल रूल को, और कोई भी कंपाउंड अगर ये तीनों कंडीशन के साथ हकेल रूल को फॉलो कर लेता है तो वो कंपाउंड का नेचर कैसा रहेगा, एरोमेटिक। ठीक है,
तो इस टाइप से आप लोग एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स हैं और उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आफ्टर दिस हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम लोग बेंजीन को कैसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, कि बेसिकली हम लोग बेंजीन को कैसे क्या बनाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को। तो जो भी आपका बेंजीन है उसको आप अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से अलग अलग वे से हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स से भी आप बेंजीन को बना सकते हो। इंडस्ट्रियल सोर्स मतलब ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इन सब की यूज, इन सब का हेल्प लेके भी आप बेंजीन को बना सकते हो। सेकेंड तरीका है आपका फ्रॉम इथाइन। इथाइन मतलब ही एसिटिलीन से भी आप लोग बेंजीन को बना सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट की हेल्प से भी आप बेंजीन को बना सकते हो। ठीक है भाई, इसी के साथ साथ आप बेंजीन को बना सकते हो फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से भी आप लोग बेंजीन को बना सकते हो। ठीक है, ये आपके टोटल 4 टाइप की मेथड है। वैसे तो बेंजीन बनाने के बहुत सारे अलग अलग मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में टोटल ये 4 मेथड ही दे रखी है जिससे आप लोग बेंजीन को बना सकते हो। तो हम लोग भी बेसिकली यही 4 मेथड पे फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग 1 बाय 1 कि कैसे क्या हम लोग बेंजीन बनाएंगे इन चारों से अलग अलग मेथड का यूज़ करके। उससे पहले ले लो आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स वाला जो पार्ट है वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रखी है, तो वहाँ पे सिर्फ थ्योरी थी, तो वो थ्योरी को हम लोग बुक से डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये तीनों को मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि कोल टार। मतलब जब कोयला अपन लोग निकालते हैं तो कोल से जो तार होता है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है, उससे भी आप लोग बेंजीन को बना सकते हो। सेकेंड तरीका है फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी आप बेंजीन को बना सकते हो। तो इससे बेसिकली हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को बनाते हैं। मेजर थिंग है कोल का तार, मतलब जो चिकट चिकट स्टिकी वाला पार्ट होता है ना ब्लैक कलर का, कोयले का जो पार्ट होता है, कोल का टार। और सेकेंड है आपका क्या, सेकेंड है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उससे भी आप लोग बेंजीन को बना सकते हो। चलिए, ये तो हुआ फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन को, जिसका नाम है इथाइन और एसिटिलीन, कि कैसे क्या हम लोग इससे इससे और इससे आपके बेंजीन को बनाएंगे। यहाँ पे बेसिकली रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं ये तीनों रिएक्शंस को 1 बाय 1। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कैसे क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहला जो याद रखना है वो है फ्रॉम इथाइन, और इसी इथाइन का मतलब होता है आपका एसिटिलीन। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इथाइन और एसिटिलीन से आप लोग कैसे क्या बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोग ले रहे हो रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब को हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। रेड हॉट मतलब आप जरा सोच लो भाई, आप जरा सोच लो कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होगा। क्योंकि आप जब आयरन को, मतलब आप जब किसी भी लोहे को गर्म करते हो ना, तो वो लोहा जो है जब अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो वो जो लोहा है ना वो लाल कलर का हो जाता है।
मतलब जो भी आपका आयरन होता है वो रेड कलर का कब होता है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हो। तो एक्सट्रीम हाई कंडीशंस पर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर ये वाला जो आपका आयरन है वो पूरी तरीके से लाल कलर में, मतलब ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन करवाने वाले हो, सोच लो कितना हाई टेम्परेचर है। ठीक है, ये भी एसिटिलीन है, ये भी एसिटिलीन है, ये भी एसिटिलीन है, और एसिटिलीन को आप इथाइन भी बोलते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये वाला एक पाई बॉन्ड इधर से इधर आएगा, ये वाला एक पाई बॉन्ड इधर से इधर आएगा, और ये वाला एक पाई बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, और ऐसी ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको पहले तो बता दो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको टोटल कितने कार्बन दिख रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल 6 कार्बन को, 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे 6 कार्बन को इसलिए लिखा क्योंकि मुझे टोटल 6 कार्बन दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने 6 कार्बन को लिखा। अब जरा देखो और बताओ कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी कितने दिख रहे हैं, 6। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर देते। तो सबसे पहले और सबसे काम की बात ये है कि मुझे यहाँ पे टोटल 6 कार्बन दिख रहे थे, तो मैंने वहाँ पे भी 6 कार्बन को ड्रॉ कर दिया। मुझे यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो मैंने यहाँ पे भी टोटल 6 हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके टोटल 3 बॉन्ड थे। अब 3 में से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ चले गया, 3 में से एक बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच चले गया, तो आ गया यहाँ पे एक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 बॉन्ड थे। अब ये 3 में से एक बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे बचे 2 बॉन्ड, क्योंकि पहले 3 बॉन्ड थे और 3 में से अगर एक आ जाता है तो वहाँ पे 2 बचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड। अब 3 में से अगर एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, 3 में से अगर एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बचेंगे, 2 बॉन्ड। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों कार्बन के बीच में आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड। 3 में से अगर एक बॉन्ड इधर चल जाता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बचेगा, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बचेंगे, 2 बॉन्ड। तो ये आपका क्या बना, ये बना आपका बेंजीन। इसको कहते हैं भाई बेंजीन। आई होप सभी को समझ में आया कि बेंजीन कैसे बनता है। ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में मराइज होने वाले, 3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होने वाले, पहला, सेकंड और थर्ड। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसका नाम क्या है, ट्राइमराइजेशन प्रोसेस। सेकंड थिंग ये है, ये रिएक्शन आप लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब पे करवाने वाले हो। और तीसरे थिंग यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ जाता है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और 3 में से एक गया तो यहाँ पे 2 ही बचते हैं। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर ये वाला आपका क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये तो होगा आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी सेकेंड मेथड को, जिसका नाम है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट बाय डीकार्बोक्सिलेशन। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट बाय डीकार्बोक्सिलेशन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग अपने इस पार्ट को। अब जरा इस पार्ट को समझ लो। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा है, और थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको OH वाला ईस्टर ग्रुप दिख रहा है। मतलब आपको बेंजीन रिंग दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, और आपको ईस्टर वाला ग्रुप दिख रहा है। तो इसी को आप लोग देखो क्या बोलेंगे, Na का मतलब होता है सोडियम। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। बेंजीन का मतलब होगा यहाँ पे बेंजोएट। रीजन क्या है, सोडियम मतलब Na, बेंजीन मतलब बेंजो, और ये है आपका ईस्टर ग्रुप। ईस्टर को हम लोग OH भी बोलते हैं।
अब जो NaOH और CaO होता है, याद रखना है आपको कि जो भी NaOH और CaO होता है इसी को आप लोग कंबाइनली बोलते हो सोडा लाइम। तो कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाता है कि सोडा लाइम क्या होता है तो आपको याद रखना है कि सोडा लाइम में क्या होता है। सोडा लाइम में बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक होता है NaOH और सेकेंड होता है CaO। जब भी NaOH और CaO एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो होने क्या वाला है, एकदम ध्यान से देखना। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको तो बेसिकली यहाँ पे बेंजीन को बनाना है, तो आपको अकॉर्डिंगली ही करना है रिएक्शन को। चलो ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या। यहाँ से निकलेगा आपका Na, एकदम ध्यान से देख लो, यहाँ से निकलेगा आपका Na, देखो ध्यान से देखते जाओ। ये ऐसा ये कंपाउंड निकलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, Na दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा Na को, क्योंकि आपको Na दिख रहा था। और आपको Na कितने दिख रहे हैं, पहला Na और सेकेंड Na। तो Na मतलब भी सोडियम आपको दिख रहे हैं 2, इसलिए मैंने Na के नीचे में कौन सा नंबर लगाया, 2, क्योंकि यहाँ पे आपको एक Na दिख रहा है और यहाँ पे आपको सेकेंड Na दिख रहा है, मतलब 2 Na दिख रहा है तो 2 Na। चलो अब देखो यहाँ पे आपको एक कार्बन भी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा C। तो Na आपको 2 दिख रहे थे इसलिए Na2, फिर आपको एक कार्बन दिख रहा था मतलब कार्बन। अब देखते हैं ऑक्सीजन को कि आपको ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं। देखो 1 2 3, आपको टोटल 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको सोडियम यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, फिर आपको एक कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो Na2CO 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रही है बेंजीन रिंग। जाहिर सी बात है कि बेंजीन रिंग जो होती है उसको हमेशा हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो ये वाले पोजीशन पे भी ये वाला हाइड्रोजन चले जाता है, तो ये वाले पोजीशन पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हुआ आपका बेंजीन। इस प्रोसेस में CO2 का रिमूवल हो रहा है Na2CO3 के फॉर्म में, इसलिए इसको अपन डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि डी का मतलब होता है रिमूव करना और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को रिमूव करना। तो यहाँ पे हम लोग CO2 को रिमूव कर रहे हैं Na2CO3 के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस का नाम क्या होगा, ये प्रोसेस का आपका नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन। आई होप सभी को समझ में है कि कैसे क्या ये रिएक्शन हो रही है। तो आपको बस बेसिकली इतने इस पे फोकस करना है कि NaOH और CO मतलब ही आपका सोडा लाइम होता है, करवाना कुछ भी नहीं है। यहाँ से Na2CO3 को अगर बाहर निकालेंगे तो आपका बेंजीन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो अभी हम लोगों ने फ्रॉम सोडियम बेंजोएट और फ्रॉम इथाइन देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं आपके थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को, जो कि है फ्रॉम फिनॉल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेंजीन को टोटल 4 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला था फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स, वो तो थ्योरेटिकल था, वो मैंने आपको बताया। सेकेंड था फ्रॉम इथाइन और एसिटिलीन, ये ऐसे होगा। तीसरा था फ्रॉम सोडियम बेंजोएट बाय डी कार्बोक्सिलेशन, और फोर्थ मेथड जो है आपकी वो है फ्रॉम फिनॉल, की कैसे क्या आप लोग फिनॉल से बनाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपनी फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को। तो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपकी है वो देखो क्या है, वो है फ्रॉम फिनॉल, कि आप लोग फिनॉल से कैसे क्या बनाएंगे आपके बेंजीन को। जरा इधर देखना, ये है आपका फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप आता है तो आप लोग उसको फिनॉल बोलते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या डालने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर में डालने वाले हैं जिंक को। ये जो जिंक है ना, ये जिंक आया है आपके जिंक डस्ट से। ठीक है, ये जो जिंक है ना, ये आपको जिंक डस्ट से आया है। आपको बस यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि जो जिंक होता है ना, जिंक वो हमेशा लव करता है ऑक्सीजन को। जिंक जो होता है ना भाई, जिंक लव करता है ऑक्सीजन को। जिंक लव करता है ऑक्सीजन को, मतलब ही जिंक जो है ना वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। एक साइड मैंने लिखा जिंक, एक साइड मैंने लिखा ऑक्सीजन, और बीच में का सिंबल को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका जिंक है वो ऑक्सीजन को लव करता है। तो कहीं पे भी अगर जिंक को ऑक्सीजन दिखेगा तो भाई वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तो अगर जिंक को आस पास में कहीं पे भी ऑक्सीजन दिख गया तो बस वो तो भाई पागल हो जाएगा, ऑक्सीजन के पीछे पागल हो जाएगा और ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा। समझे या नहीं समझे? चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये है आपका जिंक और ये है आपका ऑक्सीजन। जिंक को क्या दिखा, जिंक को दिखा ऑक्सीजन। तो जिंक तो भाई ऑक्सीजन को बहुत ही ज्यादा लव करता है, ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा।
क्योंकि जिंक लव करता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को। तो जिंक को कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन दिखेगा तो वो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में भाग जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या बचा, यहाँ पे आपकी बची है सिर्फ और सिर्फ ये वाली रिंग और ये हाइड्रोजन आपका बचा है। मतलब ही क्या होता है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और ये ही क्या होता है, ये ही होता है आपका बेंजीन। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो आप लोग कैसे बनाएंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल में आप लोग डालेंगे जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब ही होता है भाई जिंक, ठीक है। और जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा लव करता है, तो वो ZnO के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो बचता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, वो इसके साथ ज्वाइन होकर बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ये हुई आपकी फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। चलिए अब यहाँ पे सारे के सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन तो खत्म होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन को, कि बेंजीन आपको कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड है। बेंजीन जो होता है ये एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब ही इसको कोई भी कलर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, its boiling point is 353 Kelvin and its melting point is 278.15 Kelvin। ये कुछ वैल्यूज है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के, हो सके रट्टा होते हैं तो इनको याद कर लो। आगे देखते हैं, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। बेंजीन जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और वाटर जो है वो एक्वस सॉल्वेंट है। तो एक्वस और ऑर्गेनिक कभी भी एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं होते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश का जब सीजन होता है तो बारिश के सीजन में रास्ते पे रोड पे बहुत सारा पानी पानी होता है, हर तरफ पानी पानी होता है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में से अगर थोड़ा सा भी पेट्रोल गिर गया तो वो जो पेट्रोल होता है वो बारिश के पानी में इस तरीके से तैरते दिखता है आपको। क्या कभी आपने देखा है कि पेट्रोल बारिश के पानी में सोल्यूबल हो गया? ऐसा कभी नहीं होता। ये जनरली आप लोग रोड पे ऑब्जर्व करते हो रेनी सीजन में, क्योंकि बारिश के सीजन में बारिश बहुत होती है तो रोड में बहुत सारे डबके होते हैं, बहुत सारे पडल्स होते हैं जो कि पानी से भरे होते हैं। जब आप वहां से गाड़ी लेके जाते हो तो वो जो गाड़ी में का पेट्रोल होता है वो उस पानी में जाके गिरता है, तो वहां पे आपको 2 लेयर दिखती है ना। तो बेसिकली वहां पे जो पेट्रोल होता है वो तैरते रहता है, क्योंकि पेट्रोल ऑर्गेनिक है और वाटर एक्वस है। मतलब ऑर्गेनिक वाली चीज वाटर में कभी भी सोल्यूबल नहीं होती। इन द सेम फैशन आपका जो बेंजीन है वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो भी वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। एंड इट फॉर्म्स अपर लेयर व्हेन मिक्स विथ वाटर, वो अपर लेयर पे तैरेगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बेंजीन वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक। बेंजीन के जो वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अगर हम लोग उसको इनहेल कर लेते, अगर आपने बेंजीन के वेपर्स को स्मेल ले लिया तो आपको अनकॉन्शियस टाइप फील होने लगेगा। इसलिए कभी भी बेंजीन को डायरेक्टली स्मेल लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आपने बेंजीन के वेपर्स की डायरेक्टली स्मेल ले ली तो आपको अनकॉन्शियस फील होगा, आपका बहुत सर दुखेगा, चक्कर आने जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डिस्कस हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस हो गया, एरोमेटिसिटी के रूल्स डिस्कस हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आगे के पार्ट को, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन से रिएक्शन की हेल्प से अलग अलग कंपाउंड को बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन। तो चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन को, और उससे पहले अपन उसके चार्ट को देखेंगे, फिर अपन वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ही केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली इसमें आपको टोटल 2 मेजर टाइप की रिएक्शन को पढ़ना है। पहला है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन जो आपको डिस्कस करना है वो है एडिशन रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन जो आपको डिस्कस करना है वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन डिस्कस करना है आपको बेंजीन की, और उसी के साथ साथ आपको डिस्कस करना है बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों आपको डिस्कस करना है। चलिए डिस्कस करते हैं ये दोनों रिएक्शन को एकदम बढ़िया तरीके से। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमको टोटल कौन सी रिएक्शंस पढ़ना है, तो फिर हम लोग को सारे रिएक्शन पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले चार्ट को। तो एडिशन रिएक्शन में आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ क्लोरीन, आपको एडिशन ऑफ क्लोरीन पढ़ना है, मतलब ही एडिशन ऑफ Cl2 पढ़ना है। सेकेंड रिएक्शन जो आपको डिस्कस करना है वो करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी डिस्कस करना है।
थर्ड रिएक्शन जो आपको डिस्कस करना है वो है एडिशन ऑफ ओजोन। आपको एडिशन ऑफ ओजोन को भी डिस्कस करना है, और ओजोन का ही मतलब होता है O3। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो आपको क्या क्या डिस्कस करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको डिस्कस करना है हैलोजिनेशन को, ठीक है। और इसी हैलोजिनेशन में आपको दो टाइप की और रिएक्शन करवाना है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। चलिए और देखते हैं आगे। और आपको यहाँ पे डिस्कस करना है नाइट्रेशन, आपको डिस्कस करना है सल्फोनेशन, आपको डिस्कस करना है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिर आपको डिस्कस करना है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, और फिर आपको डिस्कस करना है कंबशन। तो इतना सब कुछ आपको डिस्कस करना है, मतलब इतनी सारी रिएक्शन हमको पढ़ना है। पहले रिएक्शन है एडिशन, जिसमें हम लोग को ये तीनों चीज़ों का एडिशन देखना है ब्रोमीन के ऊपर में। सेकेंड रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको ये सारी चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ये सारे ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवाना है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इतनी सारी रिएक्शन हमको पढ़नी थी। अगर मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली पढ़ाते जाती थी सारी की सारी रिएक्शंस, तो आपको रिएक्शन तो समझ जाती थी, बट आपको ये नहीं समझ सकता कि कौन सी रिएक्शन किसके अंडर में आती है। लेकिन मुझे आपको वो वाली चीज़ भी क्लियर करवानी थी, करके ही मैंने आपको ये वाला पहले चार्ट लिखवाया, ठीक है। तो जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट सबसे पहले। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग सारे के सारे एडिशन रिएक्शन को, कि बेंजीन के ऊपर कैसे क्या ग्रुप का एडिशन होगा, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं एडिशन को। एडिशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे पहली एडिशन रिएक्शन जो है वो है आपकी एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन बेंजीन। उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या आपके क्लोरीन का, मतलब ही कैसे क्या Cl2 का एडिशन होगा बेंजीन के ऊपर में, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लेंगे बेंजीन को। सबसे पहले आप लोग किसको लेंगे? सबसे पहले आप लोग बेंजीन को लेंगे। तो ये हुआ भाई आपका बेंजीन, जिसको मैंने सबसे पहले लिया है। इसका नाम है बेंजीन, जिसको मैंने सबसे पहले लिया। इस बेंजीन के अंदर में हम लोग डालने वाले हैं क्लोरीन को, ठीक है। इस बेंजीन के अंदर में हम लोग किसको डाल रहे हैं? हम लोग डाल रहे हैं क्लोरीन को, और ये रिएक्शन हम लोग करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे अल्ट्रावायलेट लाइट कहाँ से मिलेगा? तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ना, ये आती है फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से भी आपको अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले आप इसको एज इट इज देख के ड्रॉ कर लो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज देख के ड्रॉ कर लेंगे। पूरे जितने हाइड्रोजन दिख रहे वो हाइड्रोजन भी आप एज इट इज इसको लगा दो। जितना मुझे सब कुछ दिख रहा था वो मैंने लिख लिया। मुझे एज इट इज मैंने इसको देख के लिख लिया। जितने हाइड्रोजन मुझे दिख रहे थे वो हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, मतलब यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन होंगे? 6 क्लोरीन। 3 2 6 होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल 6 क्लोरीन है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना क्या होगा। एक क्लोरीन जाएगा आपका इधर से, एक जाएगा इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3Cl2। 3 2 मतलब कितना होता है? 6। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे टोटल क्लोरीन कितने हुए? 6। तो हर एक पोजीशंस पे आपके अलग अलग क्लोरीन जाएंगे। पहला क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। तो इस तरीके से मैंने टोटल 6 क्लोरीन लगाए। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी डबल बॉन्ड पे कोई 2 ग्रुप को ऐड करवाते तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। कभी आप अगर ट्रिपल बॉन्ड पे किसी 2 ग्रुप को ऐड करवाते हो तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाता है डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड पे आपने 2 ग्रुप को अगर ऐड करवाया तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से इसमें हो जाएगा? सिंगल इसमें।
तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से इसमें हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और जो सिंगल है वो सिंगल ही रहता है, सिंगल वाला बॉन्ड सिंगल ही रहेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि आपने डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाया, ठीक है, दो ग्रुप का। अब इसका नाम देखो क्या क्या होता है, हम लोग इनके नाम पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि बेसिकली इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही आप लोग BHC भी बोलते हो। ये देखो BHC कैसे आया है, इस B का मतलब होता है बेंजीन, इस H का मतलब होता है हेक्सा और इस C का मतलब होता है क्लोराइड। तो ये हुआ आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी का मतलब होता है गामिक्सेन, इसी को हम लोग गामिक्सेन भी बोलते हैं। और ये जो गामिक्सेन होता है ना, ये हम लोग यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड, यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इसको हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज करते हैं। तो बस आपको इतने ही पॉइंट को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जब आप बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाते हो प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट नो डाउट आपको सनलाइट से मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल 6 क्लोरीन है, ये 6 क्लोरीन ऐड होते हैं। जब भी आप डबल बॉन्ड पे एडिशन कराते हो तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप बोलते हो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से आपको मिला है। यहाँ पे आपको टोटल क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने लिखा हेक्सा। Cl मतलब होता है क्लोराइड, इसी का मतलब होता है BHC, इसी को आप गामिक्सेन भी बोलते हो। और गामिक्सेन मतलब ही होता है, ये हम लोग यूज करते हैं ऐसा इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली एडिशन रिएक्शन को, जिसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन बेंजीन, जिसको आप हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हो। ले लो इस पार्ट का तो स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली रिएक्शन को। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन बेंजीन, और इसी को आप लोग ये भी बोलते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। चलिए डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले आप लोग बेंजीन को लेंगे, सबसे पहले आपने बेंजीन को लिया और बेंजीन के अंदर में आपने डाला थ्राइस ऑफ H2, और हम लोग यूज करेंगे निकल एज ए कैटलिस्ट। हम लोग रानी निकल को यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2। 3 2 जार मतलब कितना होता है 6। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब होता है 6 हाइड्रोजन। तो आपको 6 हाइड्रोजन को ऐड करना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक पोजीशन पे आपको 6 हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। मतलब हर एक पोजीशन पे आप एक एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। देखना जरा कैसे क्या, पहले आप उसको एज इट इज देख के लिख लो। तो आपको वो रिंग दिख रही थी, मैंने रिंग लिख लिया, और आपको पहले से ही वहां पे टोटल 6 हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो आप पहले से ही वहां पे टोटल 6 हाइड्रोजन को लिख दो। चलो ये मैंने लिख दिया। अब जरा यहाँ पे देखना कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं। हर एक पोजीशन पे आप एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 3H2 है। 3H2 मतलब ही 6 हाइड्रोजन, 3 2 जार 6 होता है। तो हर एक 6 हाइड्रोजन को आप लोग इधर ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये था आपका बेंजीन, इसमें डाला हाइड्रोजन। अब देखो इसका जो नाम है ना, इसका नाम होता है आपका साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। C6H12 मतलब ये होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है, इसलिए मैंने इसको साइक्लो बोला। और यहाँ पे आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब ये अल्केन है, बेंजीन नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब 6 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है, हेक्सेन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हेक्सेन। जब भी आप डबल बॉन्ड पे दो ग्रुप का एडिशन करवाते हो तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट।
बाकी रिमेनिंग रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।